इमेजिन कीजिए दिसंबर 2019 की एक काफी सर्द सुबह। हाँ। एक 18 साल का लड़का ना एयरपोर्ट पर अपनी भारी भरकम क्रिकेट किट के साथ खड़ा है और वो बस फूट फूट कर रो रहा है। काफी इमोशनल पल। बिल्कुल, क्योंकि उसकी पूरी टीम जिसके साथ उसे अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी खेलने जाना था, वो मैच के लिए उड़ान भर रही है और इस लड़के को बता दिया गया है कि भाई आपको ड्रॉप कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा झटका होता है किसी भी प्लेयर के लिए। हाँ, मतलब उसे एयरपोर्ट से अपना सामान उठाकर वापस घर लौटना है। किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए ना ये एक ऐसा पल है जो शायद उसका करियर वहीं खत्म कर सकता है। सही कहा, ज्यादातर लड़के टूट जाते हैं ऐसे में। लेकिन आज सिर्फ कुछ ही साल बाद ये वही लड़का है जिसने आईपीएल में सचिन तेंदुलकर का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे वाह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 24 साल के ऑरेंज कैप विनर, भारतीय क्रिकेट के नए सेंसेशन साई सुदर्शन के। क्या बात है। तो आज की हमारी इस गहराई से की गई चर्चा का मिशन सिर्फ साई के कुछ रिकॉर्ड्स गिनना नहीं है। हमने हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे आर्टिकल्स और गुजरात टाइटंस के डेटा एनालिटिक्स को खंगाला है। हाँ, और स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट्स भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद उस साइंस को डिकोड करना है कि कैसे एक युवा खिलाड़ी अपनी पुरानी क्लासिकल और रिस्क फ्री तकनीक से आज के पावर हिटिंग वाले T20 क्रिकेट के सारे नियम बदल रहा है। और देखिए, ये कहानी इतनी दिलचस्प इसलिए भी है ना, क्योंकि जब आप साई को बैटिंग करते हुए देखते हैं तो वो आज के T20 के उस टिपिकल सांचे में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। हाँ, मतलब जहाँ हर गेंद को बस बाउंड्री के पार मसल करने की होड़ मची है। सही बात है। जो पैटर्न निकल कर आया है हमारे सामने इन सब सोर्सेज से, वो मॉडर्न क्रिकेट कोचिंग के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। बिल्कुल, और मैं उस केस स्टडी पर आऊंगे, लेकिन मुझे वापस उसी 2019 वाले एयरपोर्ट मोमेंट पे जाना है। हाँ, वो टर्निंग पॉइंट। जब कोई खिलाड़ी इस तरह से अंडर 19 टीम से बाहर होता है तो अमूमन वो टूट जाता है या फिर किसी बहुत महंगी विदेशी एकेडमी का रुख करता है। लेकिन साई की वापसी की कहानी किसी विदेशी एकेडमी से नहीं, बल्कि उनके अपने घर के ड्राइंग रूम और बैकयार्ड से शुरू होती है। हाँ, और ये उनकी सफलता का सबसे अंडररेटेड पहलू है। मतलब साई के पिता जो हैं आर भारद्वाज, वो 1993 के साउथ एशियन गेम्स में भारत के लिए स्प्रिंटर रहे हैं। अच्छा, ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट। जी। और उनकी माँ उषा भारद्वाज, वो स्टेट लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं और एक प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो साई बाहर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास घर में ही एक इन हाउस हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद था। उनके बड़े भाई साईराम ने भी नेट्स में उन्हें जमकर अभ्यास कराया। यहाँ पर मुझे आपको रोकना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। देखिए, एक धावक या स्प्रिंटर का काम है 100 मीटर या 200 मीटर के ट्रैक पर चंद सेकंड्स के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देना। बिल्कुल। और क्रिकेट, खासकर बैटिंग, ये तो हाथ और आंख के कोऑर्डिनेशन और तकनीक का खेल है। तो ट्रैक एंड फील्ड का अनुशासन क्रिकेट की पिच पर कैसे काम आ सकता है? मुझे ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया की चीजें लगती हैं। ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन एलीट स्पोर्ट्स में जब आप बायोमैकेनिक्स और न्यूरोलॉजी की बात करते हैं तो सब जुड़ जाता है। अच्छा, कैसे? एक स्प्रिंटर अपनी जिंदगी के सालों सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग में बिताता है ताकि उसकी टाइमिंग में 1 मिलीसेकंड का सुधार आ सके। इस प्रक्रिया में सबसे अहम होता है रेपिटेशन। मतलब एक ही चीज को बार बार करना। बिल्कुल, एक ही मूवमेंट को लाखों बार दोहराना ताकि वो आपकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाए। साई के पिता ने उन्हें यही सिखाया। ओके। और जब आप नेट्स में हजारों बार एक ही कवर ड्राइव मारते हैं तो मैच के भारी दबाव में आपका दिमाग सोचता नहीं है, आपका शरीर खुद ब खुद रिएक्ट करता है। मसल मेमोरी टेक ओवर कर लेती है। एकदम सही। और जहां तक शारीरिक बनावट की बात है, उनकी मां ने एसएनसी कोच के तौर पर साई की कोर स्ट्रेंथ पर जो काम किया, उसी की बदौलत आज साई घंटों तक क्रीज पर बिना थके एक परफेक्ट बैलेंस के साथ खेल पाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि क्रिकेट की तकनीक को ट्रैक एंड फील्ड की साइकोलॉजी और मस्कुलर एंड्योरेंस के साथ जोड़ दिया गया। हाँ, यही सीक्रेट सॉस है उनका। और इसके नतीजे हमें सीधे आंकड़ों में दिखाई देते हैं। मतलब जो लड़का अंडर 19 के लायक नहीं समझा गया था, उसने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वो भी सिर्फ 25 पारियों में। हाँ, सचिन तेंदुलकर और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को 1000 रन तक पहुंचने के लिए 31 पारियां लगी थीं और साई ने ये 25 में कर दिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सचिन जैसे महान बल्लेबाज के रिकॉर्ड को 6 पारियों के भारी अंतर से तोड़ना, ये दिखाता है कि साई किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल।
और मुझे उनका वो मैच अच्छे से याद है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो खेल रहे थे। अरे हाँ, सिमरनजीत सिंह वाला ओवर। जी, सिमरनजीत सिंह की गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर उन्होंने अपना 1000वां रन पूरा किया था। वो छक्के सच में कमाल के थे। लेकिन मुझे जिस आंकड़े ने सबसे ज्यादा चौंकाया ना, वो 1000 रन का नहीं था। तो कौन सा था? वो आंकड़ा था कंसिस्टेंसी का। अच्छा। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां एक खराब शॉट या एक अच्छी गेंद आपका काम तमाम कर सकती है, वहां साई के नाम लगातार 23 पारियों में डबल डिजिट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। 10 रन से ज्यादा। हाँ, उन्होंने हार्दिक पांड्या का 20 पारियों का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। यही वो जगह है जहां उनके पिता से मिली वो रेपिटेशन वाली ट्रेनिंग का असर दिखता है। अच्छा। देखिए, T20 में हर प्लेयर कभी ना कभी 0 या 5 रन पर आउट होता ही है। हाँ, वो तो गेम का नेचर ही है। लेकिन लगातार 23 मैचों में 10 से ज्यादा रन बनाना, अपनी टीम को एक सॉलिड बेस देना, ये साबित करता है कि साई की तकनीक में कोई बड़ी खामी नहीं है जिसे गेंदबाज आसानी से भुना सकें। उनका डिफेंस इतना मजबूत है कि नई गेंद की मूवमेंट भी उन्हें सस्ते में आउट नहीं कर पाती। और ये सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात नहीं है ना। जब उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका वनडे डेब्यू हुआ। हाँ, वो सीरीज। भाई, वहाँ की पिचें तो अपनी तेज गति और बाउंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वहाँ भी साई ने 3 मैचों में 63.50 की औसत से 127 रन बना दिए। वो भी डेब्यू सीरीज में। बिल्कुल, अपने पहले दोनों ही मैचों में उन्होंने लगातार हाफ सेंचुरी लगाई। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद वो सिर्फ दूसरे भारतीय बने जिसने वनडे करियर की ऐसी धाकड़ शुरुआत की हो। मैंने उस सीरीज के दौरान स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी और वहाँ कमेंटेटर्स एक बात को लेकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो उनकी क्रीज पोजीशनिंग को लेकर बात कर रहे थे। क्रीज पोजीशनिंग और फुटवर्क। बिल्कुल। 117 रनों का पीछा करते हुए साई ने नाबाद 55 रन बनाए थे। हाँ। और कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये लड़का 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालने वाले साउथ अफ्रीकन पेसर्स को ऐसे खेल रहा है जैसे वो स्पिनर्स हों। सही बात है। वो क्रीज से बाहर निकलकर तेज गेंदबाजों को ड्राइव कर रहे थे, स्वीप खेल रहे थे। कोई बल्लेबाज एक तेज गेंदबाज के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलने का रिस्क कैसे ले सकता है? अगर लेंथ थोड़ी भी छोटी हुई तो सीधा सिर पर गेंद लगेगी। इसका जवाब उनकी लेंथ को जल्दी पढ़ने की क्षमता में है, जिसे क्रिकेट की भाषा में पिकिंग द लेंथ अर्ली कहते हैं। ओके, तो वो पहले ही समझ जाते हैं। बिल्कुल। साई का विजन बहुत क्लियर है और उनका हेड पोजीशन एकदम स्थिर रहता है। जब आपका सिर नहीं गिरता ना, तो आपकी आंखें गेंदबाज के हाथ से छूटने वाली गेंद की ट्रैजेक्टरी को एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड पहले पढ़ लेती हैं। ओह, तो वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उन्हें। हाँ, तो जब वो स्टेप आउट करते हैं तो वो अंधेरे में तीर नहीं चलाते, बल्कि वो पहले भाग चुके होते हैं कि गेंद फुल लेंथ पर गिरने वाली है। ये बहुत ही डीप इंसाइट है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं और उस टूर्नामेंट पर आते हैं जिसने असल में पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड का नजरिया बदल दिया। आईपीएल 2025। वो तो उनका ड्रीम सीजन था। बिल्कुल। 23 साल और 231 दिन की उम्र में साई सुदर्शन इतिहास के सबसे कम उम्र के ऑरेंज कैप विनर बन गए। अमेजिंग। 15 मैचों में 759 रन, 54 से ज्यादा का एवरेज। लेकिन जो नंबर मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है वो है उनका स्ट्राइक रेट 156.17। ये बहुत इम्प्रेसिव स्ट्राइक रेट है एक क्लासिकल प्लेयर के लिए। हाँ ना, उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर गुजरात के लिए 839 रनों की पार्टनरशिप का नया भारतीय रिकॉर्ड बना दिया। ये सीजन सच में उनके करियर का मास्टर क्लास था। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पारी को संभालने वाले एंकर नहीं है, बल्कि वो अपनी शर्तों पर मैच का पेस भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और मुझे इस पूरे नैरेटिव को चैलेंज करना है। अच्छा, बताइए। मैंने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा का एक बहुत ही डीप एनालिसिस पढ़ा। जडेजा ने कहा कि साई की बैटिंग शुभमन गिल की तुलना में भी ज्यादा रिस्क फ्री है। वो तो है। उन्होंने यहाँ तक हिंट दिया कि साई ने भारत के अगले कप्तान माने जाने वाले गिल को भी अपनी चमक से पीछे छोड़ दिया है। अब मेरी परेशानी सुनिए। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं T20 क्रिकेट की। T20 का डीएनए ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। ट्रेविस हेड को देखिए, अभिषेक शर्मा को देखिए, वो पहली गेंद से बल्ला घुमाते हैं, रिस्क लेते हैं, आउट होते हैं या फिर मैच जिताते हैं। सही बात है। फिर साई जैसा प्लेयर जो रिस्क फ्री खेलता है, जो एकदम टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलता है, वो 156 के स्ट्राइक रेट से टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर कैसे बन सकता है? क्या ये फिजिक्स और क्रिकेट के बेसिक्स के ही खिलाफ नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और इसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है।
और इसका राज छिपा है 2024 में इंडिया ए के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान हुई एक खास ट्रेनिंग में। अच्छा, मेलबर्न में साई ने शैनन यंग नाम के एक मेंटर से संपर्क किया था। शैनन यंग, एक मिनट, ये वही पावर हिटिंग स्पेशलिस्ट है ना जो ग्लेन मैक्सवेल, मानस लाबुशेन और बाबर आजम के साथ काम कर चुके हैं? बिल्कुल वही। तो ये तो और भी अजीब हो गया भाई। कैसे? एक क्लासिकल बल्लेबाज जिसे अपने रिस्क फ्री गेम के लिए जाना जाता है, वो एक ऐसे कोच के पास क्यों जाएगा जो ग्लेन मैक्सवेल जैसे अनऑर्थोडॉक्स और अल्ट्रा अग्रेसिव प्लेयर को ट्रेन करता है? क्या शैनन यंग ने साई का पूरा स्टांस ही बदल दिया? क्या उन्हें रिवर्स स्वीप और स्विच हिट मारना सिखाया? यही तो शैनन यंग की जीनियस है, और साई की भी। यंग ने उनके स्टांस या उनकी क्लासिकल तकनीक को बिल्कुल नहीं छेड़ा। तो फिर किया क्या? आमतौर पर T20 में पावर हिटिंग कोच क्या करते हैं? वो बेस को चौड़ा कर देते हैं, बैट की ग्रिप बदल देते हैं और कहते हैं कि गेंद के नीचे से हिट करो और हवा में मारो। हाँ, गो बिग और गो होम वाली अप्रोच। बिल्कुल, लेकिन यंग ने मिगा के साई के पास पहले से ही एक बहुत ही क्लीन स्विंग है। उन्होंने साई की पुरानी तकनीक को रिप्लेस करने के बजाय उसी तकनीक में पावर जनरेट करने का बायोमैकेनिकल विज्ञान फिट कर दिया। ये बायोमैकेनिकल विज्ञान कैसे काम करता है? थोड़ा इसे हमारे सुनने वालों के लिए डिकोड करते हैं। देखिए, साई की हाइट 6 फीट 2 इंच है। हाँ, काफी लंबे हैं वो। इस हाइट की वजह से जब वो स्टांस लेते हैं तो उनका लेग स्प्रेड काफी लंबा होता है, जिससे उन्हें क्रीज पर एक बहुत ही मजबूत स्टेबल बेस मिलता है। शैनन यंग ने इस बेस का फायदा उठाया और उनके बैकलिफ्ट पर काम किया। बैकलिफ्ट पर? हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साई का बैकलिफ्ट महान ब्रायन लारा से बहुत मिलता जुलता है। बल्ला कंधों के काफी पीछे और ऊपर तक जाता है। रुकिए, लारा का बैकलिफ्ट वो तो बहुत ही अनकन्वेंशनल था ना? हाँ। मतलब अगर आज के दौर में जहां गेंदबाज 145 की स्पीड से यॉर्कर फेंकते हैं, कोई लारा जैसा हाई बैकलिफ्ट रखेगा तो जब तक उसका बल्ला नीचे आएगा तब तक तो गिल्लियां उड़ चुकी होंगी। एक क्लासिकल बल्लेबाज ऐसा हाई रिस्क बैकलिफ्ट कैसे मैनेज कर सकता है? ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है, और यहीं पर साई की माँ की दी हुई वो कोर कंडीशनिंग काम आती है। ओह, वो बचपन की ट्रेनिंग। जब आपका बैकलिफ्ट इतना हाई होता है तो डाउन स्विंग के वक्त शरीर का बैलेंस बिगड़ना बहुत आम बात है, लेकिन साई का बेस इतना स्टेबल है और उनका कोर इतना मजबूत है कि उनका सिर बिल्कुल नहीं हिलता। जब बल्ला इतने ऊंचे और पीछे से नीचे आता है तो एक बहुत बड़ा पेंडुलम इफेक्ट पैदा होता है। इससे स्विंग में भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जनरेट होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि साई को गेंद को पावर से या अपनी मसल से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ उस मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं और अपनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ गेंद को गैप्स में दिशा दे देते हैं। उनके बैट की स्पीड और टाइमिंग मिलकर वो काम कर देती हैं जो बाकी बल्लेबाज अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर करते हैं। अब मुझे वो 2025 के आईपीएल के आंकड़े पूरी तरह समझ में आ रहे हैं। इसी तकनीक की वजह से 2025 के सीजन में साई ने सबसे ज्यादा 88 चौके लगाए थे। हाँ, दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी था उससे पूरे 19 चौके ज्यादा। मतलब वो छक्के मारने का जोखिम उठा ही नहीं रहे, वो बस ग्राउंडेड शॉट्स खेल रहे हैं, गैप्स ढूंढ रहे हैं और बाउंड्रीज बटोर रहे हैं। रिस्क भी कम और स्ट्राइक रेट भी हाई। और यही बात उन्हें बड़े मैचों का इतना खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। जब मैच में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, तो हाई रिस्क शॉट्स अक्सर फेल हो जाते हैं। आप हर गेंद को हवा में नहीं मार सकते। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब गुजरात को 200 रनों का टारगेट मिला था तो साई ने 61 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए। क्या इनिंग्स थी वो! और सिर्फ लीग मैच ही क्यों, 2023 का आईपीएल फाइनल याद कीजिए। चेन्नई के सामने इतना बड़ा दबाव और साई ने वहां 47 गेंदों में 96 रन ठोक दिए थे। हाँ, और एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 49 गेंदों में 80 रन। बिल्कुल, उनकी तकनीक दबाव में बिखरने के बजाय और निखर जाती है, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले रहे, वो बस क्रिकेट के फंडामेंटल्स को परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग एनालिसिस है। मतलब अगर हम इस बात को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स शायद आपको 10 में से 3 मैच अकेले जिता देंगे। हाँ, जब उनका दिन होगा। लेकिन साई सुदर्शन आपको 10 में से 8 मैचों में टीम को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे जहां से मैच आसानी से जीता जा सकता है। उनकी ये कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। बिल्कुल, वो लड़का जो 2019 में एयरपोर्ट पर अपनी किस्मत और सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर रो रहा था, उसने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने शरीर को एक मशीन की तरह ट्रेन किया और अपनी तकनीक को साइंस के साथ जोड़कर
क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर राज किया। और मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि दुनिया चाहे कितनी भी तेजी से क्यों ना बदले, खेल कितना भी अग्रेसिव और नया क्यों ना हो जाए, आपको कामयाब होने के लिए अपने बेसिक्स को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। साई ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप अपने क्लासिकल तरीकों को ही सही विज्ञान और फिटनेस के साथ तराश लें, तो आप किसी भी नए दौर के हाई रिस्क मॉडर्न खिलाड़ी से ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। ये बिल्कुल सच है। जो ज्योमेट्री बॉक्स और टेक्स्ट बुक लेकर T20 के मैदान में उतरने की बात हमने सोची थी, वो कोई मजाक नहीं, बल्कि साई सुदर्शन का मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल। लेकिन इस गहराई से की गई चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। हम अक्सर देखते हैं कि IPL ऑक्शन में टीमें उन खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए लुटा देती हैं जो आंख बंद करके अंधाधुंध पावर हिटिंग करते हैं। ये तो हर साल का ट्रेंड है। लेकिन अगर साई सुदर्शन जैसा 24 साल का युवा खिलाड़ी अपनी पुरानी क्लासिकल तकनीक और रिस्क फ्री अप्रोच से ऑरेंज कैप जीत सकता है और 156 के स्ट्राइक रेट से राज कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आज के दौर में क्रिकेट फ्रेंचाइजीज का सिर्फ और सिर्फ पावर हिटर्स के पीछे भागना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में दुनिया भर की टीमें साई सुदर्शन की इस कामयाबी को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगी और स्लॉगर्स की जगह प्रॉपर क्रिकेटिंग माइंड्स को तलाशना शुरू करेंगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अगले IPL ऑक्शन में देखने को मिलेगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।